हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेल के बारे में कि सेल क्या होता है या इसका रोल क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो सेल क्या है? सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। हम सभी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सभी सेल से बने हुए हैं। चाहे आप हो, चाहे हम हैं, चाहे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, वो सभी जो है एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हुए हैं, दैट इज सेल। फाइन। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है? ये बात तो हमने कह दी कि हम सभी सेल से बने हुए हैं, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक सिंगल सेल से बने हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक या दो या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। फाइन। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। तो इसी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स द ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ, उसके बेसिस पे हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। क्या क्या है वो टाइप्स? द फर्स्ट वन बीइंग यूनिसेल्युलर and the second one is multicellular. फाइन। तो दो तरीके के ऑर्गेनिज्म आ गए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हुए? ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए हैं। ठीक है। जैसे कि आ गए आपके प्रोकैरियोट्स, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। फाइन। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए? जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, जैसे कि हम। तो ये जो टर्म सेल था, द टर्म सेल वाज गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। फाइन। मतलब ये जो टर्म कॉइन किया था, इस शब्द का जो सबसे पहला यूज किया था, दैट वाज रॉबर्ट हुक। और किस ईयर में? इन 1665। फाइन। इसके साथ ही एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक, ठीक है, वो पहले व्यक्ति थे या वो पहले इंसान थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, ये जो लिविंग सेल है, अभी तक तो हम केवल बात कर रहे थे कि हाँ लिविंग है, मतलब ऐसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, जो भी होते हैं, बट सबसे पहले सबसे पहले इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को माइक्रोस्कोप के अंडर देखने का जो श्रेय जाता है, वो जाता है एंटोन वैन ल्यूवेनहुक को। ठीक है। मतलब इन्होंने सबसे पहले माइक्रोस्कोप में, माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को भी विजुअलाइज कर सकते हैं या देख सकते हैं जो जनरली हमारे आंखों से नहीं देख सकते। मतलब आप देख लीजिए, हमारे आसपास कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। इवन हमारे हैंड्स की बात करें, हमारे फेस पे, ठीक है, ये जो मार्कर हम यूज़ कर रहे हैं इसमें, मतलब हमारे आसपास बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जिनको हम ऐसे ही अपने नेकेड आई से विजुअलाइज नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ माइक्रोस्कोप, जिसमें कि क्या होते हैं, हाईली मैग्नीफाइड लेंस लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, उस छोटी सी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को भी जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वो क्या करता है, उसको एनलार्ज कर देता है और फाइनली हम उसको एक बड़े रूप में देख सकते हैं। ठीक है। जो जनरली हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो चीज़ हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। फाइन। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहुक जो थे, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म को विजुअलाइज किया था। और इन्होंने, क्योंकि तब तक पता नहीं था कि इनको क्या कह के प्रोनाउंस करना है, तो इन्होंने उनको नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। फाइन। ठीक है। जो उन्होंने विजुअलाइज किए थे माइक्रोस्कोप के अंडर, उनको नाम दिया था एनिमल क्यूल्स। फाइन। एनिमल क्यूल्स का मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। ठीक है। ऐसे बहुत छोटे छोटे माइन्यूट से ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। तो एंटोन वैन हुक ने क्या किया था, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन की थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फाइन। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं सेल की, तो सेल थ्योरी पोस्टुलेट की गई थी दो अदर साइंटिस्ट के द्वारा। कौन कौन थे वो साइंटिस्ट? थियोडर श्वान and
मैथियस श्लीडन, जिन्होंने 1839 में सेल थ्योरी पोस्टुलेट की थी। हालांकि इस सेल थ्योरी में आगे और ज़्यादा मॉडिफिकेशंस होते रहे। रुडोल्फ विर्को एक और साइंटिस्ट है जिन्होंने फर्दर इस सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया था। तो इसके कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स हैं सेल थ्योरी के, तो वो हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या सेल थ्योरी क्या कहती है। फाइन, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, सेल थ्योरी ये कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑब्वियसली वो सभी सेल से बने हैं। जैसे कि जस्ट अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब सेल उनकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। फाइन, ऑल्सो एक और बात जो इस सेल थ्योरी पोस्टुलेट करती है वो ये है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जितने भी जो सेल्स हैं, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब हर सेल जो है इट गिव राइज टू इट्स ओन काइंड। हर सेल जो है वो एक नया सेल जनरेट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी सेल बना वो कहाँ से आया है, वो ऑलरेडी जो सेल एग्जिस्ट कर रहा था उसी से नया सेल बना। फाइन, ये कैसे पॉसिबल है, कैसे सेल जो है सेल को बना रहा है, ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, दैट इज सेल डिवीजन। आगे फर्दर अपने लेक्चर्स में हम जानेंगे कि सेल डिवीजन क्या है। तो अभी मैं जस्ट आपको एक समरी दे देती हूँ इसकी कि सेल डिवीजन में क्या होता है। एक जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होता है दो डॉटर सेल में। मतलब एक सेल फर्दर डिवाइड करके दो सेल बनाएगा, फिर वही सेल आगे और ज़्यादा फर्दर डिवाइड करके और नए नए सेल्स बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब सेल डिवीजन होती है तो बॉडी क्या करती है, ग्रो करती है। चाहे हम अपनी बात करें, चाहे हम एनिमल्स की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, किसी भी सेल की बात करें, तो ये एक बेसिक रूल है कि हर सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होता है। ठीक है, और वो कैसे, वो एक प्रोसेस होता है दैट इज सेल डिवीजन, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी ये भी कहती है कि हर सेल का क्या होता है, ऑब्वियसली हम जानते हैं हर सेल का एक कुछ ना कुछ उसका जेनोमिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा या कुछ ना कुछ जेनेटिक कंपोनेंट उसमें होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरीके से डिवीजन होता है, तो जब दो डॉटर सेल्स बनते हैं तो डिवीजन के साथ साथ हर सेल अपना जो जेनेटिक कंपोनेंट है या जेनेटिक मटेरियल है वो भी डॉटर सेल्स में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन होने से पहले एक और प्रोसेस होता है दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम या रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेल जो है अपना जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट करता है या रेप्लिकेट करता है और फर्दर यही जो रेप्लिकेटेड जीनोम होता है वो क्या करता है, वो डॉटर सेल्स में ट्रांसफर कर देता है। दिस इज द प्रोसेस, दिस इज द होल सीक्वेंस ऑफ दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेल डिवीजन प्रोसेस। तो सेल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपना जेनेटिक कंपोनेंट क्या कर सकता है, दूसरे सेल को ट्रांसफर कर सकता है, या हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कंपोनेंट है वो सेल टू सेल ट्रांसफर होता रहता है। फाइन, और एक और चीज़ इसमें ये है कि जितने भी जो सेल्स है ना, जितने भी सेल्स होंगे उन सबका जो बेसिक कंपोजिशन होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सिमिलर होगा। फाइन, तो ये थे हमारे कि सेल थ्योरी क्या कहती है, इसमें इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं। फाइन, तो हमने सेल थ्योरी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कि हमने बात करी सेल की, तो सेल को भी फर्दर हमने कैटेगराइज किया है दो अलग अलग टाइप्स में। कौन कौन से, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं या यूकैरियोट्स क्या आते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। फाइन, फाइन, तो अब हम जानते हैं कि ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है या ये क्या होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स, यू मीन्स ट्रू, ठीक है, और प्रो की बात करें, प्रो यानी कि प्रिमिटिव,
फाइन। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो जेनेटिक कंपोनेंट होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल डीएनए, तो ये क्या होता है? इट इज़ नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी वेल डिफाइंड बाउंड्री। मतलब जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है या जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो उसके आसपास कोई भी न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप नहीं होता है, मतलब वो ऐसे ही लूजली जो है साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा हुआ है। फाइन। तो ऐसे सेल्स जिसमें जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियस इज नॉट सराउंडेड बाय अ वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन, इट इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। फाइन। तो फिर यूकैरियोटिक सेल क्या हुए? यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जेनेटिक कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है, इट इज एनक्लोज्ड बाय अ वेल डिफाइंड बाउंड्री, फाइन, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ऐसे सेल्स जिसके आसपास एक वेल डिफाइंड बाउंड्री या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर या जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्टेड रहता है, तो उन सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहा जाता है। फाइन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हमने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो बात कर दी, इसके साथ ही साथ यूकैरियोटिक सेल्स में और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बात करें फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। बट ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर एब्सेंट इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। फाइन। तो समराइजिंग द टॉपिक वी कैन से दैट जो सेल्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। फाइन। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, इसके साथ ही उनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं है। फाइन। इसके ऑपोजिट अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो प्रोटेक्टेड होता है या सराउंडेड होता है एक मेम्ब्रेन से, विच इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप से। फाइन। और उसके साथ ही उसमें और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फाइन। नाउ अभी क्विक जो है हम ओवरव्यू ले लेते हैं। फाइन। तो प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि हमने बोला कि प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, कोई इनके पास वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है अपने जेनेटिक मटेरियल को रखने के लिए। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है या जेनेटिक कंपोनेंट होता है वो एक रीजन में स्टोर होता है। तो सेल का वो रीजन या वो पार्ट जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो अपना जेनेटिक मटेरियल रखते हैं, उस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। फाइन। तो न्यूक्लियोइड क्या है? न्यूक्लियोइड वो रीजन है जहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो अपने जेनेटिक मटेरियल को रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो है नहीं, ठीक है, तो वो एक रीजन में कंसंट्रेटेड रहता है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोइड। फाइन। अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के साइज या शेप की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? वेरिएबिलिटी शो करते हैं इन शेप्स, मतलब ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं, ये अलग अलग साइज के भी हो सकते हैं इवन, ठीक है। इनका जो साइज है वो वेरी कर सकता है फ्रॉम 0.3 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। Fine. And they can be up to 0.2 micrometer to 5 micrometer long. ठीक है, मतलब ये वेरिएबिलिटी शो करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जो सबसे छोटा बैक्टीरिया जिसे कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, फाइन, माइकोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जिनका साइज क्या होता है? 0.3 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इनका जो साइज है, साइज में वेरिएबिलिटी है, मतलब कि हालांकि एक रेंज ये है जिस रेंज में ये पाए जाते हैं, बट ये छोटे या बड़े हो सकते हैं, डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज या कौन सा बैक्टीरिया है क्या है। फाइन।
ऑल्सो ये तो हमने बात करी साइज की, अगर हम शेप की बात करें तो शेप में भी ये बहुत ज़्यादा वेरिएशंस शो करते हैं, जैसे कि दे कैन बी bacilli, which means rod shaped, ठीक है. They can be coccus, which means spherical, ठीक है. They can be vibrio, vibrio का मतलब होता है comma shaped, या फिर दे कैन बी स्पाइरला, जिसका मतलब होता है स्पाइरल या हेलिकल. फाइन. तो ये 4 बेसिक शेप्स हैं बैक्टीरिया के, मतलब ये अलग अलग शेप्स, इनका जो शेप है वो भी वेरी कर सकता है, कोई मतलब किसी शेप में पाया जा सकता है, कोई किसी शेप में हो सकता है. फाइन. अब एक और चीज, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो वेरिएशन दिखाते हैं शेप में, मतलब वो किसी एक पर्टिकुलर शेप में नहीं रहते. वो क्या करते हैं, वो अपने ही शेप में, मतलब वेरिएबल शेप्स वो अक्वायर कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वेरिएबल शेप अक्वायर करते हैं उन्हें कहा जाता है प्लियोमॉर्फिक. फाइन. तो प्लियोमॉर्फिक कौन होते हैं? प्लियोमॉर्फिक वो बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, वेरिएबल शेप्स जो हैं वो शो करते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा कि हम कहेंगे वो रॉड शेप्ड ही होंगे या वो कोकस ही होंगे. वो क्या कर सकते हैं, शेप में वेरिएशंस दिखा सकते हैं. तो ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है प्लियोमॉर्फिक. फाइन. और इसके ऑपोजिट अगर कोई बैक्टीरिया एक ही स्ट्रक्चर, एक ही शेप रखता है, जैसे या तो वो बैसिलस होगा, रॉड शेप्ड होगा, या तो वो कोकस होगा, अपनी पूरी लाइफ टाइम में वो एक ही शेप रखता है, तो दे आर नोन एज मोनोमॉर्फिक. तो ये 2 तरीके के बैक्टीरिया हमने जान लिए. प्लियोमॉर्फिक जो मल्टीपल शेप्स एक्वायर कर सकते हैं, मतलब वेरिएशंस, वेरिएबल शेप्स को शो कर सकते हैं, और मोनोमॉर्फिक जो एक सिंपल या एक सिंगल शेप्स जो है वो एक्वायर करते हैं पूरी लाइफ टाइम. फाइन. तो ये 2 तरीके के हमने इनके मतलब ये जो इनका शेप पढ़ लिया, हमने टाइप ऑफ बैक्टीरिया पढ़ लिया, हमने उनका साइज पढ़ लिया. फाइन. अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स पाए जाते हैं एक बैक्टीरियल सेल के अंदर. अगर हम एक जनरल वे में लेके चलें तो एक बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट पाए जा सकते हैं ये हम देखते हैं. फाइन. ये है आपका एक जो बैक्टीरियल सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक आउटलाइन जिसे हम कह सकते हैं, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो इसमें आप देख सकते हैं, अभी जैसे हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया जो है वो वेरिएशन शो करते हैं शेप्स में. ठीक है. तो चाहे उनके शेप्स में वेरिएशन हो, चाहे उनके फंक्शंस में वेरिएशन हो, इतने वेरिएशन होने के बावजूद भी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो सभी प्रोकैरियोटिक सेल का सिमिलर होता है. ठीक है. तो वो क्या है वो हम देखते हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं सभी बैक्टीरिया के पास एक रिजिड हम कह सकते हैं या प्रोटेक्टिव आउटर कोट प्रेजेंट होता है. ठीक है. जो पूरे सेल को प्रोटेक्ट करके रखता है. जब भी कभी अनफेवरेबल सिचुएशंस आ जाएं या अनफेवरेबल कंडीशंस आ जाएं, अनफेवरेबल कंडीशंस मतलब ऐसे कंडीशंस जहाँ पे सेल को क्या हो जाएगी, सेल को सरवाइव करने में दिक्कत आ जाएगी, या कुछ ऐसी ओपोजिंग कंडीशंस अगर आ गई, ऐसे एनवायरनमेंट में सेल है, तो वहाँ पे जो उसको प्रोटेक्ट करता है दैट इज दिस प्रोटेक्टिव लेयर विच इज़ नोन एज सेल वॉल. ठीक है. तो सभी बैक्टीरियल सेल्स में सेल वॉल पाई जाती है एक्सेप्ट विद द एक्सेप्शन, एक अपवाद है विच इज नोन एज माइकोप्लाज्मा. ठीक है. तो माइकोप्लाज्मा क्या होता है, माइकोप्लाज्मा आर वॉल लेस बैक्टीरिया, मतलब उनके पास सेल वॉल नहीं होती है, जो कि एक एक्सेप्शंस है.
उसके अलावा जनरली क्या होता है, एक अगर हम जनरल रूप में देखें तो सभी बैक्टीरिया पे या प्रोकैरियोट्स में एक आउटर लेयरिंग होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल, विच इज़ प्रोटेक्टिव इन नेचर। फाइन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सेल वॉल के बाद देखिए एक लेयर विच इज़ नोन एज सेल मेम्ब्रेन, या इसे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन कहिए या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहिए एक ही बात है। तो सेल वॉल के अंदर, मतलब सबसे बाहर तो सेल वॉल है, उसके अंदर लाई करती है आपकी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, प्रोटीन्स या लिपिड्स की बनी हुई होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की। फाइन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होते हैं, मतलब सेल के अंदर या सेल के बाहर कुछ भी मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना है तो वो किसके थ्रू होती है, इसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ठीक है, और क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी सॉल्यूट या कुछ भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, ये सेलेक्टिवली उनको अंदर अलाउ करता है, मतलब जो ज़रूरी होगा या जो सेल के लिए रिक्वायर्ड होगा वो ही मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर पाएंगे, बाकी नहीं। फाइन। तो ये एक सेलेक्टिविटी फिल्टर का काम करती है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, जो भी जैसे कि जस्ट अभी हमने बताया कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है प्रोकैरियोट्स में वो जनरली नेक्ड होता है। नेकेड कहने का मतलब क्या है कि वो किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। ठीक है, तो वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही कंसंट्रेटेड रहता है। अब हमने एक और चीज़ बताई थी कि वो एरिया या सेल का वो रीजन जहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। फाइन। तो ये आ गया सेल का जेनेटिक मटेरियल। ये है आपके राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं, जनरली तो हमने बोला था कि जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होते हैं। और राइबोसोम्स जो है वो दोनों, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें हम, चाहे यूकैरियोटिक सेल की बात करें, दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, ये बेसिकली हम कह सकते हैं प्रोटीन मशीनरी होती है। ठीक है, मतलब जिनका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। ठीक है, तो ये आ गया आपके राइबोसोम्स। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं एक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज फ्लैजिला। तो फ्लैजिला क्या है, जनरली बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं, मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल हो सकते हैं, जिसका मतलब मोटाइल यानी कि विच इज़ एबल टू मूव, जो मूव कर सकते हैं उन्हें मोटाइल कहते हैं। ठीक है, और जो मूव नहीं कर सकते दे आर नॉन मोटाइल। तो जितने भी बैक्टीरिया जो मोटाइल होंगे उनके पास ये फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ठीक है, फ्लैजिला का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन मोटिलिटी, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, तो फ्लैजिला जो है वो एक स्पेशल प्रोटीन से बना है विच इज़ नोन एज फ्लैजिलिन प्रोटीन। और फ्लैजिला के भी 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। ठीक है, बेसल बॉडी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्बेडेड है। ठीक है, हुक मतलब ये, और ये जो फाइनली ये जो वाला पार्ट है ना, एक्सपोज्ड पार्ट जो सेल से बाहर निकल रहा है, दैट इज फिलामेंट। और फिलामेंट जहां से एक्सट्रूड होता है, बाहर निकलता है, दैट इज हुक। ठीक है, तो बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ये 3 पार्ट्स हैं किसके, फ्लैजिला के। तो फ्लैजिला का रोल क्या हुआ, फ्लैजिला का काम है सेल को हेल्प करना, किसमें, मूवमेंट में। ठीक है, तो फ्लैजिला हम समझ गए, सेल वॉल हमें पता चल गया, सेल मेम्ब्रेन हमें पता चल गया, राइबोसोम्स हमें पता चल गया, जेनेटिक मटेरियल हमें पता चल गया। इसके साथ ही क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया में एक लेयर होती है, ठीक है, एनवलप, जिसे किसके बाहर, सेल वॉल के बाहर, इस तरीके से। ठीक है, सेल वॉल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होती है विच इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर्स होती है। कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर कहने का मतलब है कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं या वो कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। फाइन, तो ये जो लेयर होती है इसे कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स।
फाइन। अब इसका काम क्या है, देखो ग्लाइकोकैलिक्स जो ये आउटर एनवलप होता है या आउटर लेयर होती है, इसका रोल होता है ये सेल को एडिशन में काम आता है। एडिशन मतलब कहीं पे अटैचमेंट करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम जब कभी कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो अगर किसी बैक्टीरिया को बॉडी में इन्फेक्शन करना है तो पहले उसे अटैच होना पड़ेगा ना, होस्ट यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो ह्यूमन बींग्स में इन्फेक्शन कर रहा है तो बैक्टीरिया के लिए होस्ट कौन होगा, ऑब्वियसली ह्यूमन बींग। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स को अगर उसे इन्फेक्ट करना है या हमें इन्फेक्ट करना है तो वो सबसे पहले जाके हमारे बॉडी के टिश्यूज के साथ अटैच होगा। ठीक है, तो ये जो अटैचमेंट है ये कौन फैसिलिटेट करवाता है, ये जो इसकी लेयर है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर विच इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। फाइन, तो ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन हमने समझ लिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है इट इज हेल्पफुल, या ये हेल्प करती है बैक्टीरिया को फॉर किसके लिए, अटैचमेंट के लिए। फाइन, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स के लेयर होती है ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। दो फॉर्म मतलब या तो ये कैसे हो सकती है, थिक, ठीक है, या रिजिड, मीन्स जो बहुत ही टाइटली एसोसिएटेड है या टाइटली अटैच है सेल वॉल के साथ। फाइन, तो इन केस अगर इफ इट इज टाइटली एसोसिएटेड विद द सेल वॉल, फाइन, और ये रिजिड फॉर्म में है या थिक फॉर्म में है, देन इट इज नोन एज कैप्सूल। ठीक है, एंड ऑपोजिट टू दिस, अगर यही लेयर क्या है, लूजली अरेंज है, लूजली मतलब इट इज नॉट बाउंड टाइटली और ये इजीली डिफॉर्म हो सकती है, अलग हो सकती है, तो उस केस में इसको कहा जाएगा, अगर ये थिन है या फ्लेक्सिबल है, देन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर। फाइन, तो चाहे कैप्सूल हो चाहे स्लाइम लेयर हो, ठीक है, ये दोनों ही क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स का पार्ट है, या हम कह सकते हैं ये दोनों ही क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच लेयर हैं। ठीक है, तो ओकेजनली हम इनको स्लाइम लेयर या कैप्सूल के नाम से जान सकते हैं। फाइन, अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स प्लस ये जो आपकी सेल वॉल है एंड प्लस ये जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इन तीनों को एज अ होल कहा जाता है सेल एनवलप। ठीक है, तो सेल एनवलप क्या है, सेल एनवलप कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सेल। सेल की अलग अलग लेयर्स हैं। ठीक है, सबसे आउटर लेयर हो गया आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, फिर आपका आ गया सेल वॉल, देन आ गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल एनवलप क्या होती है, ये तीनों लेयर जो हैं सेल की, इन तीनों को एज अ होल सेल एनवलप कहा जाता है। फाइन, तो दिस वाज ऑल अबाउट द आउटर मोस्ट लेयरिंग ऑफ द सेल। अभी जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ये किसी किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, जरूरी नहीं है कि ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो। फाइन, अब तो ये थे जनरल, इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जैसे पिलाई एंड फिम्ब्री। ठीक है, ये भी आउटग्रोथ है या सेल सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं जो सरफेस से आप देख सकते हैं, सरफेस से आउटग्रो हो रहे हैं, जस्ट एज फ्लैजिला। ठीक है, तो अगर हम बात करें पिलाई की, पिलाई क्या करते हैं, पिलाई भी काम आते हैं, ये भी सेल के कुछ स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे, दे आर लेस इन नंबर एज कंपेयर टू फ्लैजिला। फ्लैजिला के जैसे ही होते हैं बट शॉर्टर होते हैं। ठीक है, और क्या होंगे, थोड़े उससे नंबर में कम होंगे। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जब भी बैक्टीरियल कह सकते हैं हम रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन इन द सेंस कि जब भी जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करना हो, ठीक है, जब भी बैक्टीरिया जो है जेनेटिक एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ पे ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैच करने के काम आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सेकेंडली फिम्ब्री। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, ये दोनों ही आउटग्रोथ हैं। आउटग्रोथ या हम कह सकते हैं कि सेल से बाहर को जो स्ट्रक्चर निकलते हैं उन्हीं में से एक है। ठीक है, वैसे ही फिम्ब्री है। फिम्ब्री का क्या रोल है, फिम्ब्री का काम होता है अटैचमेंट। तो ये भी क्या करते हैं, सेल को किसी सरफेस के साथ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। फाइन, तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ जो भी बैक्टीरियल सेल का, जो एक हमने एक शॉर्ट ओवरव्यू दे दिया। फाइन, इसके अलावा
कभी कभी क्या होता है, कुछ रिजर्व मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिन्हें कहा जाता है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। रिजर्व मटेरियल जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो स्टोर होते हैं, एक तरह से स्टोर फॉर्म है ये, ठीक है, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स या कोई फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, फाइन। तो साइटोप्लाज्म में जो भी रिजर्व मटेरियल्स पाए जाते हैं, they are known as inclusion bodies, fine. So this was all about the overview of prokaryotic cell. I hope this is clear to you all कि prokaryotic cell क्या होता है या उसके various components क्या हैं, किस तरीके से कोई बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनाइज होता है। So मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के ओवरव्यू के बारे में, या किस तरीके से यूकैरियोटिक सेल अरेंज होता है। So till then, take care, have a nice day, and do subscribe the channel. Do not forget to subscribe, like and share the video. Thank you.